नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की जिस मंत्री के पति पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ रेप के आरोप है, बिहार की जिस मंत्री की नाक के नीचे उन्हीं के महकमे में बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ, आखिर उस मंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट में आज पहली खबर। ये धरना देख रहे थे, आप बताइए वो धरना सिर्फ एक चीज के लिए है कि देश की राजनीति से भ्रष्टाचार कोई मुद्दा न रहे। बात चिंता प्रकट कर रहे हैं बच्चियों की, और ऐसे लोग खड़े हैं जिनका महिलाओं के बारे में जो उनका वक्तव्य और ओपिनियन है, इसके बारे में पूरे देश की महिलाएं दुखी थी। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जी से सवाल है। हंस हंस कर नीतीश कुमार ये सवाल उठा रहे थे तो उनके चेहरे का नूर देखने लायक था। कभी किसी बात पर हंस रहे थे, कभी किसी बात पर, थोड़ी देर गंभीरता, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सा संयम और फिर एक हंसी। मुजफ्फरपुर के हाहाकार पर बिहार के मुख्यमंत्री अभूतपूर्व तरीके से हंसमुख हो गए थे। आप लोग बात करते हैं, हमने तो तस्वीर देखी, हंसते हुए तस्वीर देखी। धरना पर बैठे हो, नारी के प्रति लगाव की बात कर रहे हो, चिंता है, तो ऐसे चिंता में कोई हंसते हुए बैठता है? और कैंडल जो हो रहा था तो देख करके आश्चर्य लग रहा था। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जी से सवाल है। नीतीश कुमार के उदर से निकलती हुई उदार मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए गर्व का कारण तो वही समझते होंगे, लेकिन इधर हस्तिनापुर की संसद में उछला हुआ सवाल बवाल बन गया था कि जेडीयू और बीजेपी की साझी सरकार पूरे 4 महीने तक बलात्कारियों को बचाती क्यों रही? मंजू वर्मा मंत्री कैसे बनी हुई है अब तक? 11 महिलाएं, 4 बच्चियां एक और शेल्टर से गायब है। मेरी फिर डिमांड है कि वो 14 संस्थाओं की जांच क्यों नहीं हो रही? हंगामा मच गया। पूरे 4 महीने तक 34 बलात्कारियों को किसने बचाया? अगर नीतीश कुमार ने नहीं बचाया, अगर सुशील मोदी ने नहीं बचाया। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जी से सवाल। प्रधानमंत्री बनने की पात्रता के दमित एहसास के बीच नीतीश कुमार पटना में अवतरित हुए और मुस्कुराते हुए कहा क्या, ये भी सुन लीजिए। लेकिन आप पर चारों तरफ से विपक्ष हमला कर रहा है, फायरिंग पर फायरिंग हो रहा है, और जो आपके सहयोगी हैं वो देख रहे हैं। कोई आपका सहयोगी आपसे कह रहा है कि आपका हवा में फायरिंग है, कोई बचाव में नहीं आ रहा है। बचाव है। कहाँ बचाव में कोई आ रहा है? आपका दिल गड़बड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जी से सवाल। 34 बच्चियों को रौंदे जाने के सवाल पर नीतीश कुमार के ये उद्गार सदाचार की नई ताबीज बन गए हैं, जिसने इंसानियत के धज्जी उड़ा डाली है। जिस मंत्री की सीधी निगरानी वाले शेल्टर होम में बेटियों को नोचा गया है, उनके काम से बहुत खुश है नीतीश। किसी भी कीमत पर मंजू वर्मा का इस्तीफा नहीं लेंगे। भाई, हम तो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, न इन्वेस्टिगेशन के सुपरवाइजर हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम, सुपरविजन पुलिस का काम। आप अधिक से अधिक ये तय कर सकते हैं कि पुलिस जिस काम को कर रही है, हम अगर चाहेंगे तो जांच की एजेंसी, अगर किसी मामले में यह लगा कि यहां ठीक से जांच नहीं हो रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो हम लोग उसको सीआईडी को सौंप सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार से मत पूछिए कि 34 बेटियों को रौंदने वाले कौन थे। नीतीश कुमार से मत पूछिए कि आपकी सरकार में खजाना उड़ाकर बलात्कारियों की मेहमान नवाजी क्यों हो रही थी। नीतीश कुमार से मत पूछिए कि आप बेटियों को नोचने वाले भेड़िए के साथ खड़े कैसे थे। नीतीश कुमार से मत पूछिए कि आप गिद्धों के सरकार हैं या गरीबों के। उसकी तस्वीर लोग सुनते हैं, कहां कहां दिखाते हैं। तो आप सब पत्रकार बैठे हैं, किसी पत्रकार को कोई कह सकता है कि तुम यहां खड़ा मत हो? और सुना कि हमारे और मोदी जी के साथ कहीं दिखा दिया, फिर लालू जी के साथ दिखाया। अरे भाई, ये कोई विषय है क्या? और कौन जानता है?
सच ये है कि नीतीश कुमार की सरकार टेस्ट की रिपोर्ट पर 3 महीने तक कुंडली मारकर बैठी रही और केवल इतना ही नहीं, दरिंदों पर रुपया उड़ाती रही, उनकी आरती उतारती रही, मुख्यमंत्री खुद उनके मेहमान होते रहे। बताने का कृपा करेंगे कि पिछले 20 वर्षों में प्रातः कमल को कितने कमर्शियल विज्ञापन आपके यहाँ से जारी हुए। आप यह भी बताने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान जागरण, प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया और जो भी पटना से अखबार से, तो आप बताने की कृपा करेंगे कि उनको अधिक रेट क्यों दिया गया जबकि सर्कुलेशन कम था। जवाब दे देंगे, अभी जवाब दे देंगे। इसका जवाब दे दीजिएगा। अभी नहीं, एक एक बात करके। अब चलिए, अब बताइए समाज कल्याण विभाग। नीतीश कुमार के राज में बेटियों का विकास कितना हुआ इसके लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन बलात्कारियों का खूब विकास हुआ है। सरकार ने रुपया दिया है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, इज्जत दी है। ब्रजेश ठाकुर जैसे दरिंदे की ये ठसक नीतीश कुमार की ही मेहरबानियों का उपहार है। बदनाम हुआ तो क्या हुआ, आराम न होगा। सरकार हो मेहरबान तो जिंदगी आसान। माना कि छोटी छोटी बच्चियों की रूह नोचता था, माना कि इंसानी शक्ल में भेड़ियों के सामने परोस देता था फूल सी मासूम बच्चियों को, लेकिन जब जेल गया तो नीतीश को चुभ गया। जानते हैं इन दिनों कहां है? अस्पताल में राज भोग रहा है ब्रजेश ठाकुर। आरामदेह बिस्तर पर ठंडी हवा और खाने पीने के उम्दा इंतजाम के बीच दरबार लगाता है ये दरिंदा। इसीलिए जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जमावड़ा लगा तो नीतीश को बुरा लग गया। मुख्यमंत्री इतने सेंसिटिव इशू की बात कर रहे हो तो जो महिला के बारे में क्या ओपिनियन है वो पब्लिक डोमेन में है। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जी से सवाल है। कमाल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश। वो चाहते हैं कि बलात्कारियों के खिलाफ कोई न बोले, वो चाहते हैं कि उनकी मसीहाई पर कोई सवाल न उठे, वो चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर के भेड़ियों की सियासी सरपरस्ती पर कोई प्रश्न न पूछे। वैसे भी सावन का महीना है, मौसम शानदार है, सवालों से सत्ता की खुमारी में खलल पड़ती है। डीजीपी से सवाल है, एक डीजीपी जी से सवाल। रोहित कुमार, पटना, आज तक। पूछता है आज तक, मंजू वर्मा को बचाओगे कब तक? और ये सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे, विपक्ष ही नहीं पूछ रहा, सरकार में साझेदार बीजेपी भी बिहार में पूछ रही है। बल्कि बीजेपी बिहार यूनिट में घमासान छिड़ गया है इस पर। जो मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट का, अगर थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन त्याग पत्र देता तो अच्छा होता। उसके बाद तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई, वो जो भी होगा उचित इंक्वायरी होगा, जिसका दोष नहीं होगा उसको तो कुछ डरने की बात नहीं। लेकिन अभी तक बिहार सरकार के किसी मंत्री के बारे में, चाहे हमारी पार्टी से जुड़े मंत्री हों या फिर कोई जदयू से जुड़े मंत्री हों, किसी मंत्री के बारे में कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज नहीं आया। केवल एक हेयरसे के आधार पर एक पासिंग डिमांड कर दिया गया। इसके आधार पर किसी को कोई इस्तीफा देने की, चाहे वो सुरेश शर्मा का मामला हो या मंजू वर्मा का मामला हो, उसमें किसी को भी इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बातें आई, हमने मंत्री को बुलाकर पूछा और उन्होंने साफ डिनाई किया और फिर खुद भी आकर के कही। तो उनकी जो बातें थी हमने भी सुन लिया, लेकिन प्रश्न यह है कि किसी को अकारण जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता? देखिए, निष्पक्ष जांच के लिए तो उचित है, नीतीश जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, ले लिए हैं। तो निष्पक्ष जांच कराने के, क्योंकि इनका नाम आ गया है, उनके पति का भी वहाँ जाने का नाम है, तो उनको तो खुद चाहिए था कि निष्पक्ष जांच कराने के लिए अपने पहुँच जाना। और नीतीश जी को भी चाहिए कि अपने को पक्ष साफ करने के लिए उनको कहना कि भाई तब तक के लिए सस्पेंड रहिए। नीतीश कुमार के सुशासन पर लगे ये दाग अभी धूमिल भी नहीं हुए कि यूपी के देवरिया में भी ऐसे ही प्रशिक्षण केंद्र में बच्चियों के साथ जघन्य अपराध का मामला सामने आ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में भी मुजफ्फरपुर जैसा घिनौना कांड। देवरिया की संस्था में लड़कियों से बलात्कार। रात में बाहर भेजी जाती थी लड़कियां, सामाजिक सेवा संस्थान को बना दिया चकलाघर। सरकार सो रही थी, पुलिस सो रही थी,
प्रशासन सो रहा था और रहबरों की इस बेफिक्री में देवरिया के मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण सामाजिक सेवा संस्थान में शाम ढलते ही बेटियों के साथ अंतहीन यातनाओं का सिलसिला चल पड़ता था। रात के अंधेरे में संस्थान की मजबूर बेबस लड़कियों को अय्याशों की कारों में जबरन ठूस दिया जाता था और फिर यह गिद्ध सारी रात इन बेटियों के बदन नोचते थे। दीदी बाहर जाती थी, बड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कहती थी चन्ने का बांध के इसे ले जाया जाता है। और सफेद कार आती है, एक खाली काली से आई थी, एक खाली लाल से आई थी। वो सुबह कैसे आती थी? सुबह क्या करती थी तुमसे? सुबह कुछ नहीं कहती थी, रोती थी, उनका फूल जाता था, पूछते थे तो कुछ नहीं बताती थी। महिला प्रशिक्षण संस्थान चलाने वाली गिरिजा त्रिपाठी को ये बच्चियां बड़ी मम्मी कहती थी और बड़ी मम्मी ममता को कलंकित करते हुए इन बच्चियों से धंधा करवाती थी। कभी देवरिया तो कभी गोरखपुर में अय्याशों की हवस मिटाने के लिए इन बच्चियों को भेजा जाता था। कहाँ ले जाते थे? गोरखपुर। क्या होता था? क्या करते थे? हम लोग जाते थे, हम लोग के साथ कुछ भी नहीं होता, बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ होता था। क्या गलत काम। गिरजा देवी के महिला प्रशिक्षण संस्थान का ये चकला घर यूं ही चलता रहता। वो तो यहाँ की एक बच्ची जुल्म सितम की जंजीरें तोड़कर भाग निकली, किसी तरह वो महिला थाने पहुंची और अपनी आप बीती पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस की नींद टूटी। थानेदार ने एसपी को फोन किया और फिर पुलिस फोर्स फौरन संस्थान के लिए कूच कर गई। संस्थान पर छापा मारा गया। 24 लड़कियों को पुलिस ने यहाँ के नरक से छुड़ाया। 1-2 घंटे में हमने 3-4 जगह छापेमारी मारी और करीब 21+3 24 बच्चों को रिहा करवाया। अभी और भी 10-15 बच्चों का पता नहीं चल रहा कहाँ है, बच्चे और बुजुर्ग दोनों मिला के। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सियासत गर्म है। इस बीच देवरिया में उसी तरह का कांड सामने आ गया। यूपी सरकार के होश उड़ गए। आनन फानन में एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अफसरों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के जिलाधिकारी को फौरन सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही देवरिया के पूर्व प्रोबेशन अफसर अभिषेक पांडे को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके अलावा 2 और पूर्व अफसरों पर गाज गिरी है। शासन ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेणुका कुमार और एडीजी महिला सहायता अंजू गुप्ता को मामले की जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री ने दोनों अफसरों से कल तक पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। उधर संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उनके पति मोहन त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार उनको लिखकर भेजा जा रहा था कि अनाधिकृत रूप से ये बाल गृह चल रहा है, महिला आश्रय गृह चल रहा है, इसको आप बंद करिए। परंतु उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उनको तत्काल हटा दिया है। पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे देवरिया के मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा संस्थान में लड़कियों को देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे रहा। अब रहस्य की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं। ये संस्थान देवरिया में अवैध रूप से चल रहा था। सीबीआई जांच में संस्थान में अनियमितता पाई गई थी। इसके बाद इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। शासन से आदेश भी हुआ था कि सभी बच्चों को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। इस आदेश के बावजूद संस्थान में लड़कियों को जबरन रखा जा रहा था, यहाँ तक कि यहाँ रजिस्टर्ड बच्चियों का सही रिकॉर्ड तक नहीं है। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी इल्लीगल तरीके से इन लोगों ने बच्चों को अपने पास रखा और ये तो सीधे सीधे इसमें ट्रैफिकिंग की भी चीज़ें हैं। जब आप किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश से बच्चों को मुक्त और ले नहीं रहे संस्था में अपने, तो ये तो सीधे सीधे इल्लीगल है बिल्कुल। इलाके के विधायक जन्मेजय सिंह ने भी गिरिजा त्रिपाठी के खिलाफ कई बार शिकायत की, लेकिन उनके रसूख के आगे विधायक की भी एक नहीं चली, जबकि प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है। जिला प्रोबेशन अधिकारी से पहले भी मैंने शिकायत किया था मौखिक रूप से, और मैंने शिकायत किया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं किए। मैंने शिकायत किया था कि गिरिजा त्रिपाठी का मैंने अनैतिक रूप से चल रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर, जो सीबीआई जांच में घेरे में पाए गए हैं, और इसको बंद किया जाए। बच्चों के यौन शोषण का देवरिया कांड सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का मजाक उड़ा रहा है। यूपी सरकार अब इस मामले में डैमेज कंट्रोल पर लगी है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को जिले के शेल्टर हाउसेस की जांच करने के आदेश दिए हैं। देवरिया में राम प्रताप के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया, तुरंत कार्रवाई की, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी की, लेकिन विपक्ष उन्हें लगातार घेरा और वजह भी है। जिस संस्था के खिलाफ सीबीआई की जांच हुई थी, सीबीआई जांच ने उसे अवैध करार दिया था, वो किसके संरक्षण में चल रहा था?
मुजफ्फरपुर कांड ने बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया है तो देवरिया कांड के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस कांड के उजागर होने के बाद विपक्ष बीजेपी पर राशन पानी लेकर चढ़ गया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे की घटना है, गोरखपुर के बिल्कुल बगल की घटना है, तो ये कैसे हो गई? तो ये तो वही सरकार है जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उन्हीं की सरकार में बेटियों को कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही है। एनजीओ जो था उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। ये ऐसे कौन से पॉलिटिशियन, ऐसे कौन से राजनीतिक जो संरक्षण था उस एनजीओ को, और ऐसा कौन सा जो है वहां पर प्रशासनिक संरक्षण था जिसकी वजह से वहां पर इसके बावजूद कि लाइसेंस रद्द हो गया तब भी वो चल रहा था। मेरा मानना यह है कि योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आशंका जता रही हैं कि कहीं देश के बाकी संरक्षण गृहों में भी मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे हालात न हो। मैं यकीनन से बोल सकती हूँ कि मुजफ्फरपुर और देवरिया तो केवल 2 जगह है। अब आप देखते जाइए कि कहाँ कहाँ क्या निकलता है। हम लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया, पैसे हम भेजते हैं, स्टेट कभी देखता नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया कांड के कलंक को धोने की कोशिश में है। यही वजह है कि वो फौरन एक्शन में आ गए। 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया तो वरिष्ठ अफसरों की टीम देवरिया रवाना कर दी। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उधर नीतीश, इधर योगी आदित्यनाथ मुश्किलों में घिरे हुए हैं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर। पहाड़ों पर कुदरत का जल प्रहार आपको दिखाते हैं। नालों में, नदियों में कारें बह रही हैं। पहाड़ों पर कैसा असर है देखिए। पहाड़ों पर कुदरत का सबसे बड़ा जल प्रहार। अब उत्तराखंड में लग गया आफत काल। बादल फट रहे हैं, पहाड़ बिखर रहे हैं, नदियों और नालों में कारें बह रही हैं। अगले 24 घंटे उत्तराखंड में तबाही की चेतावनी। पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश का ब्रेक फेल। पहाड़ों पर कुदरत का आफत काल लग गया है। उत्तराखंड में सब कुछ सैलाब, लील पानी इस कदर बरस रहा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और भूस्खलन के चलते उत्तराखंड में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में कहां-कहां कुदरत जल तांडव मचा रही है, कहां-कहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये देखिए कैसे एक कार सैलाब के बीच में फंसी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि 6 से 7 लोग इस कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये सैलाब में बह न जाए, लेकिन सैलाब का जोर इतना है कि सारी कसरत फेल हो रही है। कार को सैलाब में बहने से रोकने के लिए ट्रैक्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। जी हाँ, सोचिए जब देहरादून का ये हाल है तो ऊंचाई वाले इलाकों का क्या हश्र होगा। पिछले 13 घंटों से देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते एयरपोर्ट रोड पर यह कार सैलाब के बीच फंस गई। उत्तराखंड का ऋषिकेश इस वक्त भयंकर जल प्रलय की त्रासदी झेल रहा है। तस्वीरें ऋषिकेश के गोहरी माफी गांव की हैं। 5 दिनों से यहां सोंग नदी तांडव मचा रही है और गांव में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि गांव में लोग फंसे हुए हैं। लोग अपनी छतों से सैलाब और तांडव और अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सर कम से कम 150 से 200 घर हैं, जिसमें कि करीबन 250-300 लोग इस समय मौजूद हैं। गोहरी गांव के तकरीबन 300 से अधिक परिवार सोंग नदी में आई बाढ़ के चलते फंसे हैं। प्रशासन चाह कर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा। सैलाब का बहाव इतना तेज है कि उस पर गांव में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही है जो सैलाब की रफ्तार और धार को और बढ़ा रही है।
बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोका जा रहा है। एक तरफ 150 से 200 लोग फंसे हुए हैं उधर, और दूसरी तरफ यहाँ हम मौजूद हैं, लेकिन जाने का रास्ता कोई नहीं है। पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में ये और तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पहुंचना बिल्कुल मुश्किल है, संभव नहीं है बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो एसडीआरएफ के माध्यम से जरूर प्राप्त हो रही है। एसडीआरएफ बीमार लोगों को जरूर इस तरफ लेकर आ रहा है, लेकिन वहां हमने यहाँ के लोगों से बात की, जो उनका कहना है कि यहाँ पर राशन की थोड़ा सा कमी जरूर होने वाली है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए वहां पर उन्हें फंसे हुए। सोंग नदी ने गोहरी के तमाम घरों के साथ साथ स्कूलों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। पूरा गांव दहशत के साए में जी रहा है। प्रशासन की माने तो अभी गांव में लोगों के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वो पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। लोगों को पहले भी पता था और हमने अलर्ट भी करा, लोगों ने हमारी मदद भी की है। चूंकि अब इंतजार सभी लोग पानी कम होने का कर रहे हैं, और फिर जैसे पानी कम हो जाएगा अपना विस्तार होगा। और अब पेड़ के पास फंसे इन लोगों को भी देखिए, ये लोग तो सैलाब के बीचों बीच फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम इनका रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी। इन लोगों को रस्सी फेंकी गई। आप सुन सकते हैं कि कैसे फंसे हुए लोगों को कहा जा रहा है कि रस्सी को पेड़ से बांध लें। हम आपको बता दें कि गोहरा गांव के कुछ लोग नदी पार करके शहर की तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन बीच में सैलाब ने इन्हें जकड़ लिया और इनकी जिंदगी पर बनाई। इसे जल तांडव ना कहें तो क्या कहें। अभी सोंग नदी के बिल्कुल सामने खड़े हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, पहले ये जो सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये नदी को पार करके इस तरफ आना चाहते थे, किसी परेशानी में थे, इसलिए किसी भी तरीके से इस नदी को पार करके शहरी क्षेत्र में आना चाहते थे। लेकिन अचानक सोंग नदी का पानी बढ़ा, एसडीआरएफ यहाँ मौजूद थी, एनडीआरएफ यहाँ मौजूद थी, लेकिन अचानक ही उनको ये ऑपरेशन अपना बंद करना पड़ा। हालात ये हैं कि गोहरा गांव के अस्पताल में भी एक मरीज ने दम तोड़ दिया। गंभीर बीमारी के चलते वो शहर तक नहीं जा पाए। ऋषिकेश के गांव में सोंग नदी तांडव मचा रही है, जबकि शहर में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी उफन रही है और सहायक नदियों में बाढ़ ला रही है। ऋषिकेश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तो मुसीबत और भी भारी है। ये उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी कमर से ऊपर तक चढ़ गया है। यहाँ खेत खलिहान, मकान, दुकान, रास्ते सब सैलाब में समा गए हैं। यहाँ तो फिर भी आप खड़े हो, लेकिन आगे आप जाके देखिए, उधर लोग घर छोड़ चुके हैं, लोग घरों के अंदर पानी है, लोग खाना बनाने, सुबह से खाना नहीं खाए अभी, बहुत ही बुरा हाल है। उधम सिंह नगर की कल्याणी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और उफनती नदी ने जिले की सारी तहसीलों को डुबो दिया है। स्कूल, रसोई गैस, गोदाम, बस स्टैंड से लेकर चप्पा चप्पा डूबा है। डीएम साहब ने पूर्व ही उनको निर्देश जारी कर रखे हैं और सभी लोग इस समय पूरे दिन रात बारिश थी और बारिश में भी पूरे जनपद के हमारी जो प्रशासनिक टीम है वो प्लस अन्य विभागों की जो टीम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट है, सारे लोग हमारे मौके पर है, फील्ड में है। तबाही की एक और तस्वीर देखिए। नदी में कचूमर बनी इस कार को देखिए, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त पहाड़ों पर जाने का मतलब है मौत को दावत देना। कोटद्वार के डंडा मंडी में एक परिवार कार से जा रहा था। अचानक पहाड़ भर-भरा कर गिरा और बड़े बड़े पत्थरों ने कार को नदी में गिरा दिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। इस तस्वीर को देखिए, सैलाब में कार डूबी है और जेसीबी मशीन से उसे निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में नाले में अचानक आया सैलाब एक कार को बहा ले गया, जिसमें 3 लोग जा रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से तीनों लोगों का रेस्क्यू किया। इसके अलावा रामनगर में भी एक रिजॉर्ट मैनेजर की कार भी उफनते नाले में बह गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब के बीच ये एसयूवी फंसी हुई है। रिजॉर्ट के मैनेजर ने किसी तरह सूझबूझ से अपनी जान बचाई। ये देखिए कैसे पहाड़ भर-भरा कर गिरा जा रहा है और साथ में गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। तस्वीरें उत्तराखंड में चंपावत की हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से पहाड़ पनाह मांग रहे हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर भयंकर भूस्खलन हो रहा है। तबाही को देखते हुए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
बंगाल से लेकर झारखंड तक, जी हाँ, सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, जो आपने रिपोर्ट में देखा, बंगाल से लेकर झारखंड तक भी पानी का ये विनाश लीला लगातार जारी है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, और बांकुड़ा की ये तस्वीर जरूर देखिएगा, कैसे वीडियो में दिख रहा है एक मकान पूरा ढहकर बिखरता हुआ। ये पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की तस्वीरें यहाँ बाढ़ विनाश की लीला दिखा रही है। समूचा बांकुड़ा पानी ही पानी, बाजार डूब गए, कॉलोनियां डूब गईं, लोग अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। सैलाब को देखकर दहशत हो रही, नदी का जलस्तर पुल तक पहुंच रहा है। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में सैलाब ने भयंकर तबाही मचा रखी। बाढ़ का ऐसा विध्वंसकारी वीडियो सामने आया कि जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो वाकई जल प्रलय है। बांकुड़ा में गंधेश्वर और द्वारकेश्वर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बाढ़ से कई मकान ढह गए हैं। शहर से गांव को जोड़ने वाले तमाम पुल सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। आज तक क्या पहाड़ों की हालत हमने आपको दिखाई, हमने दिखाया आपको किस तरह से बंगाल और झारखंड में परिस्थिति बहुत खराब है। अब यूपी की कहानी, गांव-गांव किस तरह से बाढ़ बारिश से परेशान, देखिए। उत्तर प्रदेश में सैलाब से त्राहिमाम, बारिश से जमींदोज हो रहे मकान, लोगों में खौफ, नदियों में उफान। लगातार हो रही बारिश का असर है। शारदा और घाघरा नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ और कटान ने लोगों में खौफ भर दिया। जिले की कई तहसीलों में सैलाब आ चुका है तो कई मुहाने पर है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। देखिए, पानी ही पानी है, खेत खलिहान सब जलमग्न है। सड़कें तब का दरिया बन चुकी है, लोगों के घर डूब गए, वो यहाँ से पलायन को मजबूर है। नदी मिट्टी को काटे जा रही है, काट रही है। बहुत आदमी और जानवर, हर आदमी परेशान, बच्चा भी परेशान है, कोई वहाँ निकलने की जगह नहीं। बहुत दूर से जितनी नदी चल रही है, ये नदी उधर थी, पूरी नदी फसल सब बर्बाद हो रही है बहुत। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां तेजी से कटान हो रही है, लिहाजा लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि नावें पर्याप्त हैं, लोगों को हटाने की व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन हकीकत की जमीन पर सरकारी दावे फेल नजर आते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा और घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलने वाली सुहेली नदी में भी बाढ़ आ गया। और इसके चलते दुधवा टाइगर रिजर्व में रहने वाले वन्य जीवों की जान पर बनाई है। बलिया रेंज के ग्राम पटिहन के गजरौरा क्षेत्र में एक हिरन बारिश और बाढ़ से बचने के चक्कर में भटका और एक गांव में पहुंच गया, जहां कुत्तों ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। फिर ग्रामीणों और वन विभाग की मदद से इसका रेस्क्यू किया गया। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी पर बना अस्थायी बांध क्या कटा, गांव में पानी घुस आया, 3 गांव पानी की चपेट में आ गए। देखते ही देखते जमीन गायब हो गई और सैलाब ने यहाँ डेरा जमा लिया।
देखिए कैसे मकान डूबे हैं। लोग किनारों पर बैठकर तबाही का मंजर देख रहे हैं। तो घाघरा नदी खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। तहसील के 3 गांव और 8 मजरे प्रभावित हैं। उसमें आंशिक पानी आ गया है। वहां पर 10 नावें लगा दी गई हैं। जाहिर है मौसम की मार से उत्तर प्रदेश बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। अगले 3 दिनों तक हल्की हल्की बारिश होने का अनुमान। लखीमपुर खीरी से अभिषेक, फर्रुखाबाद से फिरोज खान, गोंडा से आंचल, बिजनौर से संजीव शर्मा और मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। देश 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। आतंकी अपना नापाक प्लान बना रहे हैं। जी हां, 5 दहशतगर्द और दिल्ली की ये कहानी क्या है, देखिए। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में आतंक का हाई अलर्ट जारी होता है, क्योंकि खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलती है कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली को दहलाने के लिए 5 आतंकी राजधानी में घुस चुके हैं। ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं हमारे दोनों तरफ, और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। किसी भी संदिग्ध आतंकी को या किसी भी संदिग्ध शख्स को देखकर तुरंत ये पूछताछ करते हैं। दिल्ली के अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज इसी तरीके से गश्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 5 आतंकी खासकर लश्कर या जैश के हो सकते हैं वो घुसे हुए, उसके बाद ये स्पेशल कमांडोज पूरी तरह से तैयार है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। हथियारों से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान राजधानी का कोना कोना छान ही रहे थे कि जम्मू से एक होश उड़ाने वाली खबर आती है। जी हां, जम्मू के गांधीनगर में एक आतंकी पकड़ा जाता है। यह आतंकी जो खुलासा करता है उसे सुनकर दिल्ली तक सनसनी फैल जाती है। के पास से 8 ग्रेनेड मिले हैं और 60,540 रुपए कैश मिला है। और जो इसकी इंटेरोगेशन के बाद पता चला है ये एक अवंतीपुरा का रहने वाला था। अंसार गज़वतुल हिंद ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर था। जी, इस आतंकी का नाम इरफान हुसैन वानी है। इसके पास से 8 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आतंकी इरफान बारूद की खेप लेकर दिल्ली के लिए निकल ही रहा था कि उसे जम्मू में ही दबोच लिया गया। इस समय मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर कल जम्मू पुलिस ने आतंकवादी इरफान हसन वानी को गिरफ्तार किया। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं, बिल्कुल ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क से कल रात को वो आतंकवादी है वो यहां से आ रहा था। और जो सूत्रों के हवाले से पुलिस को खबर मिली थी उसके हिसाब से पुलिस ने बाद में यहां पर नाका लगाया था, और जैसे ही वो नाके के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्त में लिया, उससे पूछताछ की। अब दिल्ली पुलिस भी जम्मू पहुंच चुकी है और आतंकी इरफान से दिल्ली में घुसे आतंकियों के बारे में सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो आतंकी ने खुलासा किया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने उसे स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने के लिए भेजा था। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। दहशतगर्दों की पूरी कहानी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई है। 15 अगस्त के पहले राजधानी को सतर्क रहना होगा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। तमाम खबरों के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, आजतक.in पर जाइए और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।